आप पुस्तकालय के अंदर, अब पुस्तक बिना इसके तो कोई पढ़ नहीं सकता, कंप्यूटर आप मान लें, लेकिन पुस्तक के बिना कोई पढ़ सकता है क्या? लेकिन जब आप पुस्तकालय लिखे किसी बोर्ड के कमरे में दाखिल होते हैं तो अंदर आपको फटेहाल बिस्तरों पे, गंदे बदबूदार चिपचिपे बिस्तरों पे बच्चों को बैठते उठते सोते देख पाते हैं, उनके लिए एक बदहाल व्यवस्था देखते हैं। बट एक्चुअली क्या बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हैं? क्या पर्याप्त उनके पास मटेरियल स्टडी का है? चौबे एंड फैमिली के सामान सप्लाई के एवज में जिन सामानों के घोटालों को अंजाम दिया जाता है उनमें पुस्तकालय और पुस्तकें भी शामिल है। सोचिए आप, एक व्यक्ति सब कुछ सप्लाई कर सकता है, अफलातून हो गया है साहब। पुस्तकालय के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा इस परिवार ने और इस रावण ने किया, यह आपको दिखाते हैं। कैसे स्कूली छात्रों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किताबें तक नहीं दे पा रहे हैं। देखिए जरा। पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर होते हैं जहां शब्दों का प्रकाश फैलता है। पुस्तकालय कल्पना को उड़ान देते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। पुस्तकालय वो स्थान होता है जहां हम ज्ञान की खोज कर सकते हैं। पुस्तकालय आत्मा का भोजन होते हैं जो हमें ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करते हैं। पुस्तकालय है जहाँ दो संस्था का पुस्तकालय है। अंदर आपको दिखाते हैं, ये 4 इस तरीके की अलमारी दी गई है जिसमें ये कुछ सामग्रियां रखी हुई है पुस्तकालय के नाम से। और ये जो बाकी 3 अलमारियां हैं इसमें कुछ पुस्तक रखे हुए हैं। तीनों अलमारी आपको दिखाते हैं, ये है और बीच बीच में कुछ सामग्रियां और भी यहाँ इन संस्थाओं को मिलती रही है। ये टेबल है, 8 ये स्टडी टेबल दिए गए। ये 8 टेबल दिए गए। हम स्कूल के कुछ जो शिक्षक हैं उनसे बात करना चाहेंगे। कोई पुस्तक थोड़ा दिए थे उसके साथ में 4 अलमारी 2 संस्थाओं को जी, 8 टेबल स्टडी टेबल और कुछ पुस्तकें जी, बस इतने ही आप लोगों को। जी। पुस्तक
तो एक आदिवासी स्टेट में स्टेट बनने के, पृथक होने के 25 साल के बाद साल 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, एक पृथक स्टेट बना। फिर इसके बाद दोनों पार्टियों की सरकार, दोनों पार्टियों को मौका मिला, केंद्र में भी सत्ता पलटी, केंद्र में भी पहले यूपीए की, इसके बाद एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इधर भी बीच में 5 साल के लिए सत्ता पलट हुआ, कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिला। अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। ये सब याद दिलाने का औचित्य ये है कि 25 साल के इस स्टेट में मौका जनता ने, आपने, हमने सबको दिया, लेकिन इसके बाद ये स्थिति है कि पुस्तकालय के नाम पर सिर्फ एक जगह सुकमा में आपको बुक सजी हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन उसकी वास्तविकता ये है कि जो और जिस स्तर के बच्चे वहाँ एक्चुअली पढ़ते हैं उनके लिए कोई किताबें नहीं। एनसीईआरटी की जो बची किताबें उनको वहाँ रखकर पुस्तकालय की शक्ल दी गई। खैर गनीमत है कि उन्होंने एक स्वांग तो रचा पुस्तकालय का, बाकी जगह पर पुस्तकालय सिर्फ लिखा हुआ था, अंदर ना टेबल थी, ना कबर्ड्स में ढंग से किताबें थीं और ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैठने का कोई इंतजाम। कैसे पढ़ेंगे, कहाँ वो बुक्स को ले जा सकते हैं, उनकी स्थिति क्या है, कोई देखने वाला नहीं। संदीप मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, जो देखा हमने, और एक बात और याद दिला दें, ये तो हम तब दर्शकों को बार बार दिखाते हैं कि जो साल में मुफ्त में बंटने वाली किताबें वो तक रद्दी में फेंक दी जाती हैं, बच्चों को मिल नहीं पाती, बच्चे साल साल भर इसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन बच्चों को वो किताबें नसीब नहीं होती। हम सोचते हैं कि चलिए उनके पास एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जाकर वो शायद पढ़ सकेंगे, उस लाइब्रेरी में देख सकेंगे, पर उस लाइब्रेरी का हाल भी संदीप हमको दिखा चुके हैं। कहीं आपको व्यवस्थित लाइब्रेरी का चिन्ह मिला, कहीं कोई ऐसी जगह मिली जिस स्तर के स्टूडेंट हों, उस स्तर की बुक्स हों उनके पास में? बिल्कुल, देखिए जो आप विजुअल देखा होगा अगर आपने ध्यान से, तो बाहर लिखा है हमारा पुस्तकालय। पर्दा खोलने के बाद अंदर जाते हैं तो गद्दे लगे हुए हैं बच्चों के सोने के लिए। और इस पूरे मामले में फिर से याद दिलाऊंगा, हमने शुरुआत में कहा था कि सुकमा और दंतेवाड़ा में अलग से प्रस्ताव बना था लाइब्रेरी का। कवासी लखमा जो अभी जेल में बंद है, पूर्व मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव बनाया था, उसमें लाइब्रेरी भी ऐड किया था। तो फिर से याद दिला दूं कि 21-22 में 7 करोड़ रुपए गद्दा, चादर और पुस्तकालय के लिए, और फिर 22-23 में फिर से 7 करोड़ रुपए इसी आइटम के लिए दिया गया था। तो 2 साल में आप सोचिए, गद्दा चादर के साथ साथ लाइब्रेरी 14 करोड़ 14 करोड़ रुपए का फंड, और उसके बाद लाइब्रेरी की स्थिति। जी, ये सुकमा की बात है। दंतेवाड़ा की बात करें तो 20-21 में 7 करोड़ रुपए इसी सामान के लिए दिया गया। 22-23 में फिर से लाइब्रेरी और खेल गद्दा सामान के लिए फिर से 7 करोड़ रुपए दिया। 14 करोड़ रुपए वहां भी दिया गया। बिल्कुल, और एक लाइब्रेरी में 2.5 लाख रुपए एक लाइब्रेरी के लिए दिया गया। एक आश्रम की लाइब्रेरी के लिए 2.5 लाख रुपए, कितनी बड़ी रकम होती है। हम वहां पर गए तो जो लोहे का जो रेक होता है, नट बोल्ट से फिट होता है, वो है, उस पर चुनिंदा कुछ कहानी की किताबें 10, 20, 25 हजार रुपए की थी। कोई ज्ञानवर्धक ऐसी कुछ कहानी नहीं थी, मतलब बहुत सारी जो समझ में आ रहा था एडिशन देख के, एनसीईआरटी की किताबें थी। तो मैं फिर से याद दिलाऊंगा, एक जिले में 135 आश्रम। और यहाँ किस ग्रेड के बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप ये क्लियर कर पाए तो? देखिए सभी है, प्राइमरी है, जैसे 5वीं तक के बच्चे हैं उनका हॉस्टल्स है, 8वीं तक के बच्चे हैं, फिर 9वीं से 12वीं तक के हॉस्टल्स हैं। तो अगर आप ये सोचकर देखो, 9वीं से 12वीं के बच्चे जहाँ पढ़ते हों, जहाँ 8वीं के बाद में बच्चों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, वहाँ अगर आपको चित्र कथाओं वाली कुछ किताबें दिखें, कॉमिक्स टाइप की आपको कुछ बुक्स दिखें, कहानियों की चंद किताबें दिखावे के लिए सजा कर रख दी हों, और उसके नाम पर 14 करोड़ रुपए का फंड 2 साल में, कौन सी, मतलब आप देखिए एक के बाद एक लगातार 2 वर्ष में 7 करोड़ फिर 7 करोड़ अगर आपको मिल रहे हैं लाइब्रेरी सेट करने के लिए, और उसमें केवल कुछ कहानी की किताबें हैं जहां 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट भी हैं, तो आप ये मखौल नहीं तो क्या है, ये उनके भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ नहीं तो क्या है। संदीप, एक और बात कि ऐसे सुदूर अंचलों में अगर एक सही और ईमानदार प्रयास होता है तो आप और हम ही इसकी बेहतरी की तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए इनको कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कराई गई, देखिए इनके लिए कोचिंग लगाई गई, देखिए उसमें सफलता का ये प्रतिशत रहा। इन बच्चों को किताबें भी नहीं मिलती, आवाज़ नहीं उठाते, ये बोलते नहीं किसी को, इनकी लाइब्रेरी किसने हड़प ली, गायब कर ली, ये बताते नहीं किसी को। देखिए गरीब आदिवासी बच्चे हैं, उनके लिए यही काफ़ी बड़ी चीज़ हो जा रही होगी कि रहने मिल जा रहा है और खाना मिल जा रहा है। ये भी वो इसे एहसान की तरह लेते होंगे, इतने ज़्यादा
दबा कर कुचला कर सिस्टम यहाँ पर है, ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, तो ये इन्हें खाना रहना जो मिल रहा है शायद उसी से बेचारे सवाल डर के मारे। क्योंकि देखिए हम जब पहुँचे तो अधीक्षक, बच्चे तो बहुत छोटी बात है पुनीत जी, झीलों के कलेक्टर घबरा रहे थे इस पर बात करने के लिए, सहायक आयुक्त ट्राइबल अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जा रहे थे लिटरली। जो बाबू फाइल चलाते हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। 5-5 दिन 7-7 दिन हमने बात करने का प्रयास किया, कोई जवाब, इवन कलेक्टर तक इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। या तो वो दबाव में है या फिर वो इस सिस्टम में संलिप्त हैं, जो लोग भाग रहे हैं। हम सीधा कहते हैं ये सबसे बड़ी चीज़ है। अधीक्षक तो बेचारा बहुत छोटा होता है, बच्चे इसलिए बाइट नहीं देते, उनको डर था कि हम कुछ बोलेंगे भैया तो हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, खाना बंद कर दिया जाएगा। उनके खाने में डाका। आप सोचिए कंप्यूटर, हर चीज़ का फॉर्म तो ऑनलाइन भरता है, उनके कंप्यूटर बंद है। अगर वो पढ़ लिख लेंगे, अपना ज्ञान अगर अर्जित कर लेंगे, अपने अधिकारियों के लिए लड़ेंगे, वो शायद इसीलिए उनकी किताबें खा गई। संदीप देखिए, इतनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि अगर बच्चों को उनके अधिकार पता हैं, अगर वे कंप्यूटर चालू हालत में उनको मिल जाएं, उनको पता लग जाए कि इंटरनेट पर कैसे किसी को मेल करके शिकायत की जाती है, उस पर बहुत सी लंबी लिस्ट होती है अधिकारियों के नाम की, विजिलेंस के ऑफिसर्स की, कौन इसका इंस्पेक्शन करेगा, कब करेगा, और ये खबरें भी होती हैं कि कौन अधिकारी कब कहाँ जा कर के इसे चेक कर रहा है। अगर ये बच्चों को पता चल गया, कंप्यूटर पर दिख गया, तो शायद वो कॉल कर सकते हैं, शायद वो बता सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटर ही नहीं उनके पास हैं, बंद हालत में हैं, वो देख नहीं सकते, वो कहीं शिकायत नहीं कर सकते। वो सिर्फ इस बात से तसल्ली पकड़े हैं कि उनको अपने घरों से दूर एक छत मिल गई है, टूटा फूटा गंदा बदबूदारी से ही पर एक बिस्तर मिल गया है, और पढ़ने के नाम पर उन्हें काम करने से अलग पढ़ने का एक अवसर मिला है, जीवन बदलने का एक अवसर वो समझते हैं। उनको पता ही नहीं कि उनके नाम पर हर साल कैसे करोड़ों अरबों रुपए फूंका जा रहा है, आ रहा है, पर उन तक पहुंच नहीं रहा।